नमस्कार साथियों। नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपनी क्लास पुनः शुरू हो रही है। बीच में कुछ कारणवश क्लासें नहीं ले पाए थे, तो ये क्लासें अब कोशिश करेंगे कि लगातार हो। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है भारत की झीलें। उससे पहले अपनी जो क्लास हो चुकी हैं, जिसकी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो क्लासें कौन कौन सी हुई हैं। एक क्लास, एक जो टॉपिक है अपना पूरा हो चुका, वो भारत का सामान्य परिचय, ये कंप्लीट हो चुका है, सामान्य परिचय। उसके बाद में जो टॉपिक हुआ है वो भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश। और ज़्यादा चांस यहीं से रहेंगे प्रश्न आने के। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, भारत के भौतिक प्रदेश को। और हमने भारत की नदियां भी पढ़ ली हैं, भारत की नदियां हमने पढ़ ली हैं। और आज जो अपना टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख झीलें, भारत की झीलें। और थोड़ी सी सूचना मैं और देता हूं कि अपन जिस किताब को, हालांकि आज यहाँ पर कवर पेज नहीं लगा पाए, लेकिन पीछे क्लासों में लगा हुआ है, जो पटवार की जो किताब आती है इंडिया जीके के नाम से, इंडिया जीके के नाम से, यदि आप नोट्स नहीं बना पाते हो तो इस किताब से आप और इस क्लास को देखकर नोट्स बनाने की आवश्यकता है नहीं, और आराम से इसको पढ़ सकते हो आप। और दूसरी सूचना यह है कि जल्द ही अगले वीक के अंदर और आपके सामने इसी पार्ट का जो पहले किताब आ रही है वो थ्योरी की किताब आ रही है, जिसके अंदर आपके जियोग्राफी है, आपके पॉलिटिकल साइंस है, इसी के अंदर आपके साइंस है, और इसी में आपके हिस्ट्री है। और अभी जो किताब आएगी वो आपके इसकी प्रैक्टिस सेट की होगी। उसके अंदर हमारा टारगेट ये है कि इसी पार्ट से, इसी पोर्शन से, और आपके 3000 के लगभग क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। तो आप जब थ्योरी साथ साथ में कर रहे हो, दूसरी बात करनी भी पड़ेगी क्योंकि अब टाइम नहीं है, और अपने दिमाग में ये रहता है कि एग्जाम में भी टाइम है, टाइम है, और ऐसे करते करते वो टाइम आ ही जाता है। इसलिए यदि आप एक दिन भी ढिलाई बरत रहे हैं तो आपके लिए वो नुकसानदायक है। इसको चाहे आप सलाह मान लीजिए, ठीक है ना, बाकी है नुकसान आपको। अपने जो यहाँ पर ये टॉपिक चल रहे हैं, अपने जो सब्जेक्ट है वो भारत का भूगोल चल रहा है, उसके मैं बार बार बता चुका हूँ कि इसके टोटल 7 प्रश्न आएंगे पीछे के एग्जामों को ध्यान में रखते हुए, और 14 अंक होंगे। इसलिए इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि 14 ही अंक हैं, क्योंकि यही पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए यही जो मार्जिन रहता है वो 5-10 नंबरों का रहता है। 5-10 नंबरों से वो बाहर हो जाता है। तैयारी उसने भी की थी, तैयारी सिलेक्शन होने वाले ने भी की थी, तो इसलिए थोड़ा इसको सीरियस पढ़ो आप। आज का जो अपना टॉपिक है वो है भारत की झीलें, भारत की झीलें। और अपनी कोशिश यही है कि आज इसी क्लास के अंदर ये टॉपिक अपन कंप्लीट करें। सबसे पहले हम इन झीलों के प्रकार देखते हैं, और वो भी किस आधार पे? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर झीलों के प्रकार। क्योंकि कई बार सीधा प्रश्न आ जाता है, अपन अंदर याद करते रहते हैं और यहां से प्रश्न आ गया, क्योंकि अपने जो टॉपिक जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो यही इस नाम से ही है, भौतिक विशेषताएं। तो फिर बाद में यहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले मतलब उत्पत्ति, यानी वो झील बनी कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उस आधार पर झीलों के प्रकार। और उसमें जो पहला प्रकार है वो है विवर्तन झील। विवर्तन झील। और विवर्तन झील का मतलब क्या होता है कि यानी जहां झील बनी हुई है वो जो धरातलीय भाग है वो या तो नीचे धंस गया, वो साइड से ऊपर उठ गया। यदि नीचे धंस गया तो भी वहां खड्डा बन गया और बाद में उसमें पानी इकट्ठा होने लग गया, या फिर बाद में साइड से ऊपर उठ गया तो भी उधर खड्डा हो गया और उसमें पानी भरने लग गया, तो झील का निर्माण हो गया। यानी विवर्तन झील किसको कहेंगे? धरातल के
धरातल के नीचे धंसने या ऊपर उठने से जिस झील का निर्माण हुआ है या अपन कहें निर्मित झील, उसको हम क्या कहेंगे? विवर्तन झील कहेंगे। उदाहरण के लिए एक झील का उदाहरण है जिसका नाम है वुलर झील। हम आगे वुलर झील के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। वुलर झील ये एक विवर्तन झील का उदाहरण है, ये वुलर झील। तो पहला जो प्रकार है वो आपका क्या है? विवर्तन झील, यानी धरातल या तो ऊपर उठ गया या नीचे धंस गया, तब वहां झील का निर्माण होता है। उस प्रकार की झील को क्या कहा जाता है? विवर्तन झील कहा जाता है। उसके बाद में आपके किताब में जो दूसरा प्रकार दे रखा है वो है आपके लेगून झील। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी भारत के अंदर महत्वपूर्ण मुख्य जो लेगून झीलें हैं वो सारी की सारी आपके याद होनी चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे भी, उसको लिस्टेड करेंगे। लेगून झील का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि अपने दक्षिणी भारत की बात करते हैं, ये झीलें पहली बात तो तटीय क्षेत्र में मिलेंगी आपको। तटीय क्षेत्र का मतलब स्थल का वह भाग जो आपके जल के पास में है वो तट कहलाता है। और इस तटीय भाग पर इस तरह से ये मान लीजिए झील है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ इधर आप जानते हैं कि इधर ये आपके बंगाल की खाड़ी है। तो तटीय क्षेत्र में किसी बड़े सागरीय या समुद्र का जल यदि उसमें इकट्ठा होने लग जाए, बाद में वो या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से इधर से डिस्कनेक्ट हो जाए, उस प्रकार की झील को कहा जाता है लेगून झील। क्या कहा जाता है? लेगून झील, ठीक है ना। तो लेगून झील कहाँ मिलेंगे आपको? तटीय क्षेत्र में। यानी तटीय क्षेत्र में समुद्र या बड़े सागर का जल हो, और फिर बाद में वो जो क्षेत्र है जहां इस झील का निर्माण हुआ है वो या तो आंशिक रूप से या फिर पूर्णतः डिस्कनेक्ट हो जाए, यानी इससे हट जाए इस क्षेत्र से। इस प्रकार के झीलों को कहा जाता है लेगून झील। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चिल्का झील। सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है चिल्का झील। हालांकि आगे आपके पुलिकट, कोलेरू ये भी आपके लेगून झील का उदाहरण है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भारत में लेगून झील का उदाहरण है वो आपके चिल्का झील है। दो झील हो गई, दो प्रकार हो गए झीलों के, विवर्तन झील और लेगून झील। विवर्तन का मतलब है कि जमीन का भाग या तो धंस गया है या ऊपर उठ गया है और वहां खड्डा बन गया है, वहां पानी इकट्ठा होने लग गया है, तो वो आपके विवर्तन झील। उदाहरण के लिए वुलर। लेगून झील का मतलब यह है कि तट के ऊपर स्थित झील जिसमें समुद्र का या उसके आसपास का जो सागरीय क्षेत्र है उसका पानी उसमें इकट्ठा होने लग जाए, बाद में वो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से उससे डिस्कनेक्ट हो जाए, उस प्रकार के झील को लेगून झील कहा जाता है। और लेगून झील का सबसे अच्छा उदाहरण भारत के अंदर है वो आपके है कौन सी? चिल्का झील, ओडिशा के अंदर। उसके बाद में जो आगे वाला जो प्रकार है वो एक प्रकार है आपका गोखुर झील। क्या? गोखुर झील, है ना। गोखुर झील। गोखुर झील का मतलब क्या होता है? गोखुर झील का मतलब ये होता है कि कोई झील इस तरह से विसर्प के रूप में या फिर एस आकार में ऐसे वो झील कोई नदी बह रही है, ये नदी है, ये आपके मान लीजिए कि ऐसे बह रही है ये, ठीक है। तो ये एज ए विसर्प का आकार है या फिर एस आकार में है ना। इस नदी का आकार क्या हो गया? विसर्प। इस नदी का आकार क्या हो गया? विसर्प आकार। और मान लीजिए कि आने वाले टाइम में, और ये नदी है ये बाद में मान लीजिए यहां से बह रही है और वो सीधी ऐसे बहने लग जाए, इस तरह से ऐसे बहने लग जाए, तो ये पानी इधर डाइवर्ट हो गया ये, तो ये भी तो यहाँ पे पानी का क्षेत्र है, ये यहां से इधर, अब ये पानी, ये क्षेत्र कट गया आपका, ये क्षेत्र कट गया ये। अब यहां जिस झील का निर्माण हुआ उस झील को कहा जाता है गोखुर झील। क्या कहा जाता है? गोखुर झील। यानी कोई नदी जब विसर्प आकार में बहती है और बाद में वो नदी यदि सीधे बहने लग जाए तो वो जो छूटा हुआ भाग है वहां पर झील का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं गोखुर झील। और आपके वुलर झील है ये आपके विवर्तन झील के साथ साथ गोखुर झील का भी उदाहरण है ये, ठीक है ना। तो गोखुर झील का मतलब क्या हुआ? यानी गोखुर झील का मतलब अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, किताब में लिखा हुआ है, शायद आप समझ गए होंगे कि जब झील है वो विसर्प या फिर दाएं बाएं इस तरह से नदी बह रही है, नदी बह रही है और आने वाले टाइम में कभी
ऐसी स्थिति हो जाए कि वो उसको सीधा रास्ता मिल जाए और सीधे ही वो बहने लग जाए, तो जो दाएं बाएं बही वो क्षेत्र छूट गया उसका, और वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में यदि पानी इकट्ठा होने लग जाए तो वो आपकी गोखुर झील कहलाती है। तो ये एक गोखुर झील है। एक झील है जिसका नाम है डेल्टा झील। क्या? डेल्टा झील। तो डेल्टा का अर्थ भी मैंने आपको बता दिया है पहले जब नदियां मैंने आपको पढ़ाई थी, कि मान लीजिए कि कोई मैदानी भाग में नदी बह रही है और वो किसी बड़े समुद्री भाग में, बड़े सागरीय भाग में गिरती है, तो इसके साथ जो मिट्टी आई थी वो मिट्टी यहाँ पर जमा होने लग जाती है धीरे धीरे, और बाद में ये नदी इस तरह बहने लग जाती है, इस तरह से, फिर यहाँ मिट्टी जमा हो गई तो इस तरह ऐसे बहने लग जाती है। इसके बीच में जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर यदि झील का निर्माण हो जाए तो उस प्रकार की झील को कहा जाता है डेल्टा झील। तो एक डेल्टा झील, तो डेल्टा झील का निर्माण डेल्टा क्षेत्र में होगा। अब उसके लिए आपको डेल्टा पता होना चाहिए। तो डेल्टा मैंने पहले भी बता दिया और आज भी मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि जब मैदानी भाग से कोई नदी बह के आती है तो अपने साथ अवसाद लेके आती है, अपने साथ मिट्टी लेके आती है, और उस नदी की प्रवृत्ति होती है कि जब भी वह बड़े सागरीय क्षेत्र में, बड़े समुद्री क्षेत्र में गिरती है तो वहां पर वो अपने साथ जो अवसाद लेके आई थी उसको वहां किनारे पे जमा कर देती है। धीरे धीरे वो अवसाद जमा होता जाता है और वहां पर एक बड़ा टीले का रूप ले लेता है। तब बाद में वो एक अवरोध का काम करने लग जाता है। नदी आएगी, नदी साइड में से बहने लग जाएगी। इस प्रकार जो आकृति बनती है उसको हम डेल्टा कहते हैं। और उसी डेल्टा क्षेत्र में बीच बीच में और जो क्षेत्र बच गया और वहां यदि ठहरा हुआ पानी इकट्ठा होने लग जाता है तो उसे हम कहते हैं डेल्टा झील। क्लियर? उसके बाद में एक झील का प्रकार है जिसका नाम है क्रेटर झील। क्रेटर झील, ये देखो ये प्रश्न आते हैं ये, इसलिए इसको हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। क्रेटर झील, इसी में एक शब्द आता है कोल्डेरा झील। क्या? कोल्डेरा झील। और क्रेटर झील या कोल्डेरा झील का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूं और यहां बता रहा हूं मैं किसका मतलब क्या होता है, कि जब भी आपके ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और लावा जब इससे बाहर आता है, यहां लावा जब इससे बाहर आता है तो ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को वो उड़ा देता है वो, और यहां पर क्या होता है इस क्षेत्र के अंदर, यहां पे और एक खड्डा बन जाता है इस तरह से, और आने वाले टाइम में ये जो इसकी नली है वो बंद हो जाए, नीचे से ये बंद हो जाए यानी लावाना बंद हो जाए, तो यहाँ पर जो खड्डा बना, इस खड्डे के अंदर यदि पानी इकट्ठा होने लग जाए तो उस प्रकार की झील को क्या कहा जाता है? क्रेटर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर झील कहा जाता है। और कोल्डेरा क्या है? कोल्डेरा क्रेटर झील का ही बड़ा रूप है, यानी क्रेटर का जो बड़ा रूप है, क्रेटर का जो बड़ा रूप है उसे ही हम क्या कहते हैं? कोल्डेरा कहते हैं। तो क्रेटर झील का मतलब क्या हो गया? क्रेटर झील का मतलब जैसे अपने राजस्थान के अंदर नक्की झील है, वो क्रेटर झील का उदाहरण है वो। हालांकि उसके अंदर ये मान्यताएं वगैरह अलग मिलती हैं कि मान्यताओं के अनुसार उसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था, लेकिन भूगोल की दृष्टि से वो क्रेटर झील का उदाहरण है। यानी वहां जब भी वो ज्वालामुखी, तो उसके ऊपर वाले हिस्से को उसने उड़ा दिया और वहां वो ऐसा बंद हो गया और वहां खड्डा बन गया, वहां झील का निर्माण हुआ, वो क्रेटर झील। और क्रेटर का बड़ा रूप ही कोल्डेरा है। अपने भारत के अंदर सबसे अच्छा उदाहरण है क्रेटर झील का। क्या? क्रेटर झील का सबसे अच्छा उदाहरण है लोनार झील। क्या? लोनार झील। और लोनार झील कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। अब आगे दोबारा पढ़ेंगे ना, लोनार झील को हम पढ़ते हैं तो उसमें जो चीज इंपॉर्टेंट, जो लाइन अपने इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं कि ये क्रेटर झील का उदाहरण है, ये लाइन पढ़ते हैं अपन उसके अंदर। और एक जो झील का प्रकार है वो है हिमानीकृत, है ना, हिमानीकृत झील। हिमानीकृत झील, तो ये तो नाम से दिख रहा है, हिम यानी बर्फ, हिमानीकृत यानी हिमानी के अपर्दन से, है ना, अपर्दन से। और जब झील का निर्माण हो जाता है, झील का निर्माण हो जाता है तब उसे हम कहते हैं हिमानीकृत झील। उदाहरण के लिए जैसे आप उत्तराखंड में कुछ झीलें पढ़ोगे, जैसे नैनीताल, है ना, नैनीताल, तो नैनीताल है वो इसी झील का उदाहरण है हिमानीकृत का। तो उत्पत्ति के आधार पर जो झीलों के प्रकार हैं उसमें एक तो आपका प्रकार क्या हो गया? विवर्तन झील। विवर्तन झील का मतलब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, विवर्तन का मतलब क्या हो गया? विवर्तन का मतलब ये हो गया कि धरातल के नीचे धंसने से या ऊपर उठने से झील का निर्माण होता है, विवर्तन झील। लेगून झील का मतलब ये है कि तटीय क्षेत्र में समुद्र या बड़े सागरीय क्षेत्र का पानी इकट्ठा हो जाए, बाद में वो क्षेत्र आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से उससे टूट जाए, अलग हो जाए, तो वो लेगून झील, चिल्का झील इसका उदाहरण है। गोखुर झील का मतलब ये है कि जब नदी विसर्प रूप में या सर्पाकार रूप में दाएं बाएं यानी सीधी नहीं बहती है,
ठीक है ना, इस तरह से बहती है। और आने वाले टाइम में किसी क्षेत्र में मान लीजिए कि वो सीधी बहने लग जाती है, तो बाद में जो छूट गया क्षेत्र उसका, वहां झील का निर्माण वो गोखुर झील है। उसके बाद में डेल्टा झील, डेल्टा झील का मतलब डेल्टा क्षेत्र में इस झील का निर्माण होगा। और डेल्टा क्षेत्र कहां बनेगा, जब नदी के मुहाने पे, यानी नदी जब सागरीय क्षेत्र में या समुद्री क्षेत्र में गिरती है, वहां जो नदी का मुहाना होता है, जब वहां डेल्टा का निर्माण होता है, तो वहां डेल्टा के निर्माण के समय वहां कुछ ऐसे क्षेत्र रह जाते हैं कि वहां पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो आपके डेल्टा झील कहलाती है। क्रेटर झील या कोल्डेरा झील, क्रेटर झील का मतलब ये है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय और वो जो ऊपर का क्षेत्र है वो उड़ गया, और वहां आने वाले टाइम में उससे नली से और बाहर लावा आना बंद हो जाता है, और वहां पर यदि उस खड्डे के अंदर पानी इकट्ठा होने लग जाए तो वो क्रेटर झील है। कोल्डेरा क्रेटर का ही बड़ा रूप है, और क्रेटर झील का सबसे अच्छा उदाहरण है भारत के अंदर लोनार झील, राजस्थान में नक्की झील, ठीक है। और एक आपके क्या है, हिमानीकृत झील। ये झीलों के प्रकार है, यहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है, इसलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते। क्लियर मेरी बात। अब बात करते हैं अपने भारत की प्रमुख झीलों की, बात करते हैं अपन भारत की झीलें, और अपन बात करेंगे इन झीलों को कैसे राज्यवार, स्टेट वाइज या फिर केंद्र शासित प्रदेश, इनको ध्यान में रखते हुए उनको एक एक साथ में पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की झीलें। किसकी, जम्मू कश्मीर की झीलें, जम्मू कश्मीर की झीलें। और जम्मू कश्मीर की झीलों में सबसे पहले जिस झील को पढ़ना है वो आपकी है वुलर झील। कौन सी, वुलर झील, वुलर झील। तो ये तो मैंने ऊपर लिख ही दिया कि ये जम्मू कश्मीर में है। एक तो इसमें लाइन याद रखनी है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यानी मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो आपकी वुलर झील है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। आगे हम पढ़ेंगे, आपको सिर्फ ये पूछ लेना कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सिर्फ आपको इतना पूछ ले सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका जवाब होगा क्या, चिल्का झील, चिल्का झील, चिल्का झील, है ना। लेकिन चिल्का झील क्या है, ये खारे पानी की झील है, ये एक लेगून झील है, ये खारे पानी की झील है। इसलिए पर्टिकुलर यदि वर्गीकृत करके सिर्फ ऐसा पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा वुलर झील। क्लियर मेरी बात। तो एक तो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट झील है जिसका नाम है वुलर झील, ठीक। उसके बाद में एक झील यहाँ पर है डल झील, डल झील जम्मू कश्मीर में, डल झील श्रीनगर, ठीक है ना, श्रीनगर में है ये, श्रीनगर में एक झील है जिसका नाम क्या है, डल झील। तो वुलर झील और डल झील, वुलर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण उसका यही है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। उसके बाद में कौन सी झील हो गई आपकी, डल झील हो गई। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये वुलर और डल ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कुछ झीलें हैं, उनको आप कैसे याद करोगे, एक शब्द पकड़ लेना आप, नाग। जैसे कैसे, जैसे आपके एक झील है जिसका नाम है केसरनाग झील, है ना, केसरनाग झील। उसके बाद में एक है वेरीनाग झील, वेरीनाग झील। उसके बाद में एक झील है जिसका नाम है अनंतनाग झील, अनंतनाग झील, मतलब नाग पकड़ लेना, ये नाग शब्द है ना। शेषनाग झील, शेषनाग झील। और नाग ही नहीं, नागिन है ना, नागिन झील भी है ना, नाग के साथ नागिन भी याद कर लेना भाई, नागिन झील। और एक दो बल के नाम पे है, एक है मानस बल झील और एक गंगा बल झील, मानस बल झील और एक है आपकी क्या, गंगा बल झील, बल झील। ये आपकी जम्मू कश्मीर की झीलें हैं ये। तो याद करने का तरीका आसान ही है, वुलर झील और डल झील तो याद करनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है ये दोनों झीलें। वुलर झील तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील। लेकिन जहां मीठा खारा कुछ भी नहीं हो, सीधा प्रश्न आपको पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका जवाब होगा चिल्का झील।
ऐसा पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तब आपका जवाब चिल्का होगा। मीठे पानी की पूछ ले तो वुलर। डल झील, वुलर डल दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उसके बाद बाकी की नाग के नाम से ऑप्शन तो आएंगे वहां पर, लेकिन फिर भी कोशिश करो आप कि याद करो आप। केसर नाग है, बेरी नाग है, शेष नाग है, अनंत नाग है, ये नाग के नाम से कुछ झीलें हैं। फिर बाद में नाग ही नहीं नागिन भी है, नाग भी नहीं नागिन भी है। उसके बाद में मानस बल और गंगा बल, मानस बल और गंगा बल, ये भी कुछ झीलें हैं। आगे बात यहां तक ठीक है। तो ये वापस रिपीट कर लो आप, वुलर झील, डल झील, केसरनाग, वेरीनाग, अनंतनाग, शेषनाग, नागिन, मानस बल और गंगा बल, ये 2 बल के नाम से हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में एक और झील याद कर लेना, आंचार झील। कौन सी? आंचार झील। ये प्रश्न भी एक बार पूछा हुआ है, आंचार झील, इसलिए इसको भी नहीं छोड़ सकते आप। आंचार झील, ये 10 झीलें हैं आपकी जम्मू कश्मीर की। आप स्टेट वाइज याद करोगे तो याद जल्दी होंगी, ये एक एक रटोगे इधर उधर से तो याद नहीं होंगी। उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न हमने वैसे ही दिए हैं, मिलाने वाले, संगत है असंगत, तो और अच्छी तरीके से आपके याद हो जाएंगे। जल्द ही वो किताब आने वाली है, चिंता मत करो। उसके बाद में आगे जो झील पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे लद्दाख। लद्दाख, लद्दाख की झीलें, लद्दाख। लद्दाख और जम्मू कश्मीर आप सब जानते हैं कि आज की स्थिति में दोनों ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें 2 झीलें हैं, इंपॉर्टेंट हैं 2 झीलें। एक है पेंगोंग त्सो झील। कौन सी? पेंगोंग त्सो, पेंगोंग त्सो झील है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेंगोंग त्सो झील। ये प्रश्न बार बार आया है पेंगोंग त्सो झील का। ये कहां पर है? लद्दाख में है पेंगोंग त्सो झील। ये जो झील है आपकी, ये पहली बात तो ये खारे पानी की झील है ना, खारे पानी की झील है ये। वो मीठे पानी की झील थी सारी की सारी। पीछे वाली जम्मू कश्मीर वाली सारी की सारी झील हमने पढ़ी, वो सारी की सारी मीठे पानी की झील है। पेंगोंग त्सो झील है, ये भारत व चीन के बीच विवादित है। भारत व चीन के बीच विवादित है, के बीच विवादित है। और विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण है LAC। ये जो झील है, इस तरह से ये झील है, ये इस झील से एक महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है जिसका नाम है LAC। LAC, LAC, LAC आप जानते होंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे आप जब भी उत्तरी भारत पढ़ते हो, यहां पर एक क्षेत्र है, यहां पे एक क्षेत्र है, और इसको बोलते हैं अक्साई चीन। अक्साई चीन है ना, ये आज तो चीन के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन ये कभी भारत का क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है ना, अक्साई चीन। और ये जो लाइन है ना इधर हमने लिखी है, इसका नाम है LAC। LAC, LAC की फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल। हिंदी में लिखोगे तो वास्तविक नियंत्रण संख्या, सॉरी वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा। ये जो LAC है, ये अक्साई चीन और भारत के शेष भारत के बीच है, ये है ना LAC। एक आप LOC पढ़ते हो, ये मैंने पहले हालांकि बता दिया है, वो LOC है, दोबारा बता देता हूं मैं। इसकी फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। ये इधर POK और शेष भारत के बीच में है, ये तो LOC है और ये LAC है। यहां एक झील है और उसका नाम क्या है? पेंगोंग त्सो झील है। इसलिए इस झील से यहां से LAC गुजरती है, और झील से माध्यम से किसी 2 देशों की बीच की सीमा हो तो विवाद होना ही है, ठीक है ना। पीछे खूब विवादित रही थी। इस झील का नाम क्या है? पेंगोंग त्सो, पेंगोंग त्सो झील, पेंगोंग त्सो झील, ये पेंगोंग त्सो झील है। क्लियर मेरी बात? तो ये भारत और चीन के बीच विवादित है और इससे LAC गुजरती है। इसके बाद में जो दूसरी झील है पेंगोंग त्सो झील के अलावा, दूसरी जो झील है उसका नाम त्सो मोरिरी। देखो ये नाम ऐसे ही है, त्सो मोरिरी झील। ये भी आपके खारे पानी की झील, ये दोनों खारे पानी की झील है, ये भी आपकी खारे पानी की झील है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। इसमें लाइन एक याद ये रख लेना कि इससे LAC गुजरती, किससे? पेंगोंग त्सो से LAC गुजरती है, और LAC मैंने आपको बताई दिया है ये, ठीक है, LAC गुजरती। तो लद्दाख की 2 इंपॉर्टेंट झील है, पेंगोंग त्सो और त्सो मोरिरी। पेंगोंग त्सो और त्सो मोरिरी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पेंगोंग त्सो बार बार पूछी गई है, पेंगोंग त्सो, ठीक है ना, और एक त्सो मोरिरी। कौन सी?
त्सो मोरिरी। क्लियर। पहले हमने सबसे पहले जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में वूलर और डल, उसके बाद में नाग वाली और फिर बल वाली और लास्ट में आंसार देखा हमने। उसके बाद में दो हमने लद्दाख में देखा, पेंगोंग त्सो और त्सो मोरिरी। पेंगोंग त्सो में याद रख लेना भारत और चीन के बीच विवादित एलएसी गुजरती है यहाँ से। और उसके बाद में त्सो मोरिरी झील है, ये उच्च अक्षांशीय झीलों में सबसे बड़ी झील है। उच्च अक्षांश का मतलब जानते हो क्या? उच्च अक्षांश का मतलब भाई, उच्च अक्षांश का मतलब बड़ा अक्षांश, ऊंच वैसे नहीं, ऊंचाई नहीं। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है भाई? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो उच्च अक्षांश ऊपर की ओर जाएगा ना, जब अक्षांशों का मान बढ़ेगा 30, 31, 32, 33, 34, 35 इस तरह से 37 तक जाएगा, तो वो उच्च अक्षांश है। उच्च अक्षांशों में सबसे बड़ी झील त्सो मोरिरी है ये, ठीक है ना। तो ये लद्दाख की झील होगी। लद्दाख के जस्ट नीचे आप आओगे तो हिमाचल प्रदेश है। तो आगे जो झीलें हैं वो है हिमाचल प्रदेश की झीलें, हिमाचल प्रदेश की झीलें। यहां थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, इसलिए मैं एक बार धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगा। देखो यहां दो झील हैं, एक तो है सूरजताल, कौन सी? सूरजताल झील, सूरजताल झील। और एक है चंद्रताल झील। क्या? चंद्रताल झील। सूरज और चांद, ये शब्द लग रहा है ताल है, सूरज और चंद्र। सूरज और चंद्र के साथ जो ताल लग रहा है ना, सूरज और चंद्र के साथ जो ताल लग रहा है, वो दोनों झीलें आपकी हिमाचल प्रदेश में है। बाकी कोई भी ताल आ जाए तो फिर वो आपके उत्तराखंड में है। इधर मैं आपको लिख देता हूं मैं, है ना। बाकी कोई भी ताल आ जाए, है ना। इधर जैसे हम बात कर लेते हैं किसकी? उत्तराखंड की झीलों की, उत्तराखंड की झीलें। बाकी कोई भी ताल आ जाए, जैसे उदाहरण के लिए जैसे जैसे भीमताल, है ना, भीमताल झील, भीमताल। ये कंफ्यूज सारा दूर कर दूंगा मैं भी। नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल झील, झील। नैनीताल झील, नैनीताल झील। श्यामला ताल झील, श्यामला ताल झील, है ना। नैनीताल, नौकुचिया, अच्छा भीमताल ऊपर लिख दिया ना। उसके बाद में सात ताल, सात ताल झील। यहां पर देखो, ये थोड़ा सा आप गौर करो, यहां शब्द भी ताल आ रहा है, ताल 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 ताल। सूरज और चांद वाले छोड़ दो आप, सूरज और चांद ये जो दो ताल है ना, वो तो आपके हिमाचल प्रदेश में है। बाकी जितने भी ताल हैं, ठीक है ना, चाहे फिर वो भीमताल है, नौकुचिया ताल है, नैनीताल है, श्यामला ताल है, सात ताल है, ये जितने के जितने ताल हैं आपके, वो सारे के सारे कहां पर है? ये आपके उत्तराखंड में है, ठीक है ना। एक खुरपा ताल भी है, एक है ना, खुरपा ताल, वो भी इधर ही है, खुरपा, खुरपा ताल, खुरपा ताल झील। तो ये ताल भी देखो आप, ये ताल देखो आप, है ना। ये ताल मतलब किसको छोड़ना है? सूरज और चांद को छोड़ना है, बाकी किसी को नहीं छोड़ना है। बाकी सारे के सारे आपको कहां करने हैं? बाकी सारे के सारे आपको उत्तराखंड के अंदर करने हैं। क्लियर मेरी बात? अब एक शब्द और आएगा गड़बड़, यहां देखो एक शब्द, यहां ये सूरज ताल, एक शब्द आएगा सूरज कुंड। क्या? सूरज कुंड झील। भाई ये एक साथ इसलिए करा रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। ये आपकी हरियाणा के अंदर है, हरियाणा में है। ये कंफ्यूज वाले शब्द एक साथ मैंने करवा दिए, समझ गए? देखो इधर वापिस, हिमाचल प्रदेश में और भी जिले हैं, अपन पढ़ेंगे अभी आगे, लेकिन दो ताल की दो जिले कहां हैं? उत्तराखंड में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में। सूरज और चांद वाले, सूरज ताल और चंद्र ताल दोनों हिमाचल प्रदेश में। सूरज ताल तो हिमाचल प्रदेश में, जबकि सूरज कुंड कहां पर है? तो वो हरियाणा के अंदर है। सूरज कुंड कहां पर है? हरियाणा के अंदर है। बाकी जितने भी ताल हैं, भीमताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल, श्यामला ताल, सात ताल, खुरपा ताल, ये जितने भी हैं ये सब उत्तराखंड के अंदर है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लो भाई। ये फिर अपन बाकी की हिमाचल प्रदेश की झीलें कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब बाकी की जो हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखो इधर, जैसे एक झील है जिसका नाम है रेणुका झील। रेणुका झील इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है ये।
हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो रेणुका सबसे बड़ी झील। एक झील है जिसका नाम है मृगु झील। क्या? मृगु झील। एक झील है जिसका नाम है पारासरे झील। पारासरे झील। रेणुका, मृगु, पारासर और एक है खाजियार, है ना, खाजियार, खाजियार झील, खाजियार झील। ठीक है ना। एक मिनट, ये थोड़ा सा छोटा करके दिख रहा होगा आपको शायद, ये सब एक साथ ही लिख लेना सही रहेगा अपने को, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। सूरजताल, चंद्रताल, ये दो। अभी इस शब्द में ध्यान रखना, सूरजकुंड कहाँ है? तो सूरजकुंड हरियाणा में। बाकी ताल कितने हैं? उत्तराखंड के अंदर है भीमताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल, श्यामला ताल, सात ताल और खुरपा ताल। ये सारे के सारे ताल कहां पर है? आपके उत्तराखंड में। इसके अलावा सूरजताल और चंद्रताल के अलावा यहां हिमाचल प्रदेश की झीलें कौन सी हो गई? रेणुका हो गई, मृगु हो गई, पारासर हो गई और खाजियार हो गई, और एक है रिवालसर। एक है कौन सी? रिवालसर। एक है रिवालसर झील। रिवालसर झील। क्लियर? ये झीलें हैं ये। अब हिमाचल प्रदेश की, अब एक बार अलग अलग मत करो आप, अब एक बार सिर्फ हिमाचल प्रदेश की झीलों पे आप नजर डालो। तो सूरजताल और चंद्रताल, उसके बाद में रेणुका झील, मृगु झील, पारासर झील, खाजियार और रिवालसर। खाजियार, रिवालसर। अब देखो इनको तो बार बार याद करना ही पड़ेगा भाई, ये है ना। झीलों में कोई प्रश्न आएगा तो या तो वो झीलों के जो प्रकार हैं वहां से प्रश्न आएगा, या फिर डायरेक्ट झील पूछ लेगा, संगत है संगत में मिलाने वाले में, वहां से प्रश्न आ जाएगा। क्लियर मेरी बात? उसके बाद में आ जाओ आप किसमें? उत्तराखंड की झीलों के अंदर। इसके अलावा उत्तराखंड में जो एक झील इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है रूपकुंड। क्या नाम है? रूपकुंड। ये थोड़ा सा याद रख लेना। बाकी आप इन ताल वाली झीलों पे फोकस करना, रूपकुंड और याद कर लेना। तो ये आपकी हो गई उत्तराखंड की झीलें। ले वो फटाफट स्क्रीन, उसके बाद अपन आगे करते हैं। अब देखो मोटी मोटी झीलें अपने लगभग कंप्लीट हो रही हैं। चलो आगे देखो, उसके बाद आगे बात करते हैं अपने, फिर अपन बात करते हैं जितना भी नंबर है उत्तर प्रदेश की झीलें। किसकी? उत्तर प्रदेश की झीलें। और उत्तर प्रदेश की झीलों में सबसे इंपॉर्टेंट झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ये उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण झील है। इसमें क्या याद रखना है कि यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। क्लियर मेरी बात? कृत्रिम झील का मतलब क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित। वैसे तो हमने बात की थी भाई भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। लेकिन आपको ये पूछ लेना कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो ये गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। और याद करो जब हमने नदियां पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि ये रिहंद नदी के ऊपर है। ये झील कहां पर है? रिहंद नदी पर है। ये उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर यह झील है। और आप जानते हो रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। नहीं जानते हो? पढ़ो, दोबारा पढ़ो इसको। सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? रिहंद नदी। और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपके गंगा नदी की सहायक नदी है। ये गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी। याद करो, पीछे याद करो, सोन नदी मैंने बताया कि अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियां, पीछे वाली चीजें भी साथ में रिवाइज करते हुए चलो। अमरकंटक की पहाड़ियां याद करो, मैंने कहा अमरकंटक की पहाड़ियों से दो नदी निकलती है। एक निकलती है नर्मदा नदी और एक निकलती है सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। सोन नदी ऊपर की तरफ चली जाती है और ये इधर आपके पश्चिम की साइड और चली जाती है। उसी सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी। उस रिहंद नदी पर एक झील है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत यूपी के सीएम रह चुके हैं, ठीक है ना, उनके नाम पर है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। कई किताबों में गोविंद सागर झील लिखा हुआ मिल सकता है, हिमाचल प्रदेश वाली वो नहीं है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण झील है और उसका नाम है फुल्लर झील है। कौन सी? फुल्लर झील। ये भी आपके उत्तर प्रदेश में है। और फुल्लर झील याद करो गोमती नदी का उद्गम स्थल है।
गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? गोमती नदी का उद्गम स्थल है फूलर झील है ना। और गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो गोमती नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। याद आया? गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी में बाएं किनारे से मिलने वाली पहली सहायक नदी गोमती नदी, सॉरी वो तो रामगंगा थी, रामगंगा के जस्ट बाद में है गोमती नदी। तो इस गोमती नदी का उद्गम स्थल फूलर झील है। फिर एक बात और हमने पढ़ी थी, किताब में लिखा हुआ है, पढ़ना आप, कि गोमती नदी गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उत्तर से आने वाली, उनमें एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। और वो मैदानी भाग से कहां से निकलती है? से फूलर झील से निकलती है। तो फूलर झील दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखना। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील और उसके बाद में फूलर झील, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद में आपकी किताब में दो झीलें और लिखी हुई हैं, वो भी आप लिख लेना। एक आपकी झील कौन सी है? कित्थम झील, और एक बोला सागर झील। एक है कित्थम झील और एक आपकी है बोला सागर झील। इनको भी याद कर लेना, लेकिन ऊपर वाली दो झीलें वो मत छोड़ देना, वहां से प्रश्न पक्का ही आएगा। कित्थम झील और बोला सागर झील, कित्थम झील और बोला सागर, ये यूपी की चार झीलें। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, फूलर झील, उसके बाद में कित्थम झील, और एक कौन सी है? बोला सागर झील। क्लियर? यहां तक बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये है ना, इतने दिन कोई दिक्कत है ना? बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर कंटिन्यू क्लास करो, कंटिन्यू करो। वापिस स्टार्ट हो गई है क्लास, सभी इसको शेयर करो, है ना, बच्चों को जोड़िए, बच्चों तक बात पहुंचाइए, है ना। इतना जो पार्ट इधर मिल नहीं पाता है हर जगह जल्दी सी, उस पार्ट पे हम मेहनत कर रहे हैं, और आप भी मेहनत करो। उस मेहनत का फल तभी मिलेगा जब दोनों तरफ से मेहनत होगी। एक तरफ से मेहनत से कोई फायदा है नहीं, ठीक है ना। यदि हम मेहनत करें, आप नहीं करें तो भी, और आप करें हम ना करें तो भी सही नहीं है। दोनों तरफ से मेहनत होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में देखो मध्य प्रदेश की झीलें। उसके बाद क्या है? मध्य प्रदेश की झीलें, मध्य प्रदेश की झीलें। और यहां पे एक झील है जिसका नाम है भोजताल। क्या? भोजताल झील। एक ताल और आ गया। अब क्या करोगे? एक ताल और आ गया है, एक ताल और आ गया। देखो इधर कोशिश वापिस करो कि सूरज ताल, सूरज ताल और चंद्रताल, ये दोनों झीलें कहां पर हैं? ये दोनों सर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है साहब। बाकी चाहे वो नैनीताल हो, चाहे वो सात ताल हो, चाहे वो नौकुचिया ताल हो, चाहे वो श्यामला ताल हो, श्यामला ताल हो, चाहे वो देवताल, जो भी है, ये सब कहां है? ये उत्तराखंड में है। ये पीछे हमने लिस्ट बना ली है। लेकिन फिर एक ताल शब्द आ गया, पढ़े ना रे, ट्रिक पढ़ ले। भोजताल कहोगे सर ने सूरज ताल और चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश में, बाकी के ताल बाकी के ताल उत्तराखंड में नहीं। एक और याद रखो, भोजताल मध्य प्रदेश, भोजताल मध्य प्रदेश। और एक झील और है जिसका नाम है लाखा बंजारा झील। क्या? लाखा बंजारा झील, लाखा बंजारा झील। अपने राजस्थान में राणा लाखा के समय एक बंजारे ने झील का निर्माण करवाया था। कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना। एक लाखा बंजारा झील है, वो मध्य प्रदेश में है। तो भोजताल और लाखा बंजारा, भोजताल और लाखा बंजारा, ये दोनों मध्य प्रदेश की झीलें हैं। ये तो ताल वाले गड़बड़ मत कर देना, ठीक है ना। ये इसलिए मैंने बार बार उधर इसलिए दोबारा लिखा है मैंने। अब देखो, अब बाद में लिखा रखी है मैंने आपको किताब में राजस्थान की झीलें, राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलों में यहां पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो आपके खुद के सब्जेक्ट में राजस्थान का भूगोल है, वहां पे अलग से है, तो फिर वहां पढ़नी पड़ेंगे। तो इधर इतने डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है भी नहीं। फिर भी अपन बात कर लेते हैं। मैं एक झील के बारे में थोड़ा सा अच्छे से बताना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। एक झील है अपने सांबर झील। कौन सी? सांबर झील, सांबर झील, सांबर झील। अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं खारे पानी की झीलों की, कि खारे पानी की झीलें कौन कौन सी। उसमें एक अपने सांबर झील है, ठीक है ना। बाकी आप राजस्थान में पढ़ते हो तो आप जानते हो कि मुख्य रूप से जयपुर में है, लेकिन जयपुर, डिंडोना, कुचामन और अजमेर की बाउंड्री पे है ये, ठीक है ना।
ये जो झील है इसमें एक लाइन लिख रहा हूं मैं कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील। देखो इस चीज में कोई फर्क है क्या? एक थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा, एक थोड़ी देर पहले हमने जो बात की थी ना, वहां क्या लिखा था हमने कि भाई खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। वो प्रश्न ये था कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तब आपका जवाब क्या था? तब सर जवाब था चिल्का झील। लेकिन यहां लैंग्वेज चेंज हो गई, यहां लिख रखा है सबसे बड़ी खारे पानी की, तो है इतना तो है सबसे बड़ी खारे पानी की, एक शब्द बीच में और जोड़ दिया अंतःस्थलीय। भाई चिल्का झील अंतःस्थलीय नहीं है, ये तो आपकी तटीय है ना, तभी तो ये क्या है, तभी तो ये लेगून झील है। अंतःस्थलीय मतलब स्थल भाग के अंदर की ओर, मतलब तटीय झीलों को छोड़ दो यदि आप, और उसके बाद भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करो तो राजस्थान वाली सांबर झील है आपके। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। क्लियर मेरी बात? ठीक, क्लियर है यहां तक? तो इसको याद रखना। बाकी आप सांबर झील को पढ़ते हो तो 15-20 मिनट के अंदर इस पूरी क्लास को पढ़ते हो आप, वो राजस्थान में पढ़ते हो, इसलिए अपन उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, इतना याद रखना। बाकी आप सब जानते हो लूणकरणसर, डीडवाना, ये सब झीलें खारे पानी की झीलें हैं ये, है ना। लूणकरणसर झील, पचपदरा झील, है ना, डीडवाना झील। मीठे पानी की झीलों में राजस्थान में मीठे पानी की झीलें, तो ये भी आप उधर पढ़ते हो। जयसमंद, ये तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की, तो जयसमंद झील हो गया, है ना। और झीलों की नगरी किसको कहते हैं? उदयपुर। तो उदयपुर में तो बहुत सारी हैं, हाँ? फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला झील, स्वरूप सागर। मेरी कोशिश है आगे कि मैं थोड़ी सी मैराथन टाइप की राजस्थान जियोग्राफी की क्लास आपकी लेऊंगा मैं, आप यदि आपकी इच्छा है तो बताना मेरे को आप, है ना। और एक मेरी इच्छा है थोड़ी सी राजस्थान की कला संस्कृति, क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति का वेटेज आजकल ज़्यादा रहता है, तो मैं कोशिश करूंगा मुझे टाइम मिलेगा तो उन्हें को पूरा करवाने की। तो वो उधर आप बहुत पढ़ते हो, ये सब पुष्कर झील हो गया, ये सब उधर पढ़ते हो आप, इसलिए कितनी लिस्ट बनाए राजस्थान की झीलों की, मीठे पानी की लिस्ट बनाने लग जाए तो पता नहीं, है ना, 25-30 अपन झीलें लिख दें यहाँ पर, सब नहीं उधर लिखी हुई है सारी की सारी। तो ये आपकी राजस्थान की झीलें हो गई, ठीक है। अब देखो उसके बाद आप आगे चलोगे तो बाद में गुजरात में एक ही झील है आपकी, है ना, गुजरात में एक ही झील है और उसका नाम है नल सरोवर झील। क्या? नल सरोवर झील, है ना। नल सरोवर झील कहां पर है? तो ये आपके गुजरात में है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? हरियाणा की। तो हरियाणा में एक झील तो अपन थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, जब मैंने सूरज शब्द वाली कंफ्यूज आपको दूर करवाई थी तभी मैंने आपको बताया था कि सूरज ताल तो हिमाचल प्रदेश में है, जबकि सूरज कुंड कहां पर है? ये हरियाणा में है। तो एक है आपकी सूरज कुंड झील, सूरज कुंड झील, एक मिनट रुकना भाई, सूरज कुंड झील। एक उसके बाद में है दमदमा झील, और एक है ब्रह्म सरोवर झील। कौन सी? ब्रह्म सरोवर झील। आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स बना के हमने दे दिए आपको। ये सब झीलें उधर लिखी हुई हैं किताब के अंदर। सूरज कुंड, ये सूरज वाला थोड़ा सा, और ताल वाला मैंने एक और बता दिया आपको, भोजताल आपको मध्य प्रदेश में करनी है, सूरज ताल, चंद्रताल आपको हिमाचल प्रदेश में, बाकी जितने भी ताल हैं वो आपको उत्तराखंड में। तो सूरज कुंड और दमदमा झील, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए फिर आगे अपन बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण झील है और उसका नाम है लोनार झील। आ गई ना,
लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र में है। और ये क्या है? क्रेटर झील का उदाहरण है। ये क्रेटर झील का उदाहरण है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि क्रेटर झील का मतलब क्या है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के उद्गार स्थल पर, वहां पर यदि उस खड्डे के अंदर पानी इकट्ठा होने लग जाए तो उस झील को हम क्रेटर झील कहते हैं। और क्रेटर झील का बड़ा रूप ही क्या है? आपके कोल्डेरा है। तो लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लोनार झील, इसलिए इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर मेरी बात यहां तक? ठीक है ना। अब उसके बाद में इंपॉर्टेंट झील जिसकी अपन बात बार बार कर रहे थे, ओडिशा, है ना। ओडिशा, ओडिशा। और ओडिशा में एक झील है जिसका निर्माण, जिसका नाम क्या है? सॉरी, निर्माण क्या? चिल्का झील। चिल्का झील। लिखना चाहो उतना लिख लो इसके बारे में। क्या? भारत की सबसे बड़ी झील। खारा मीठा सब छोड़ दो, तब पूछ ले भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का। चलो, और अगला पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो भी आपके चिल्का झील। और क्या है? लेगून झील का उदाहरण। तो भारत की सबसे बड़ी लेगून झील, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील, सबसे बड़ी लेगून झील। तो भी कौन सी है आपकी? ये शब्द ये याद रख लेना, ये रट लेना इनको। भारत की सबसे बड़ी झील पूछ ले, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछ ले, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील पूछ ले, तो आपकी कौन सी है? चिल्का झील। क्लियर? एक तो ये हो गया। एक मैंने थोड़ी देर पहले सांबर में क्या बताया? सांबर में ये पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है, तब आपके कौन सी है? तब आपके सांबर है। और इस झील के सामने एक द्वीप है इधर, हालांकि उसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं, व्हीलर द्वीप, है ना। व्हीलर द्वीप, जिसका आजकल नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। देखो ये जो द्वीप है ना, यहां से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है, मिसाइलें दागी जाती हैं यहां पर। मिसाइलों का प्रक्षेपण कहां से किया जाता है? तो मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है इस व्हीलर द्वीप से। और मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? अब्दुल कलाम को। इसलिए इनके नाम पे इस द्वीप का नाम आजकल चेंज करके क्या कर दिया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो एक तो लेगून झील का एक उदाहरण तो क्या हो गया आपका? ये चिल्का झील हो गया। देखो लेगून, मैंने कहा ना कि लेगून झील प्रश्न पूछते हैं, ये निम्नलिखित में से कौन सी लेगून झील नहीं है? तो एक लेगून झील तो ये होगी। उसके बाद में देखो आप आगे चलोगे ना, आप नीचे चलोगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश देखो, आंध्र प्रदेश में आप जाओगे ना, तो आंध्र प्रदेश में एक झील है जिसका नाम तो है कोल्लेरू झील। क्या नाम है? कोल्लेरू झील। ये कोल्लेरू झील तो पूर्ण रूप से आंध्र प्रदेश में है। और ये भी आपकी क्या है? एक लेगून झील है। अब तो समझ गए होंगे लेगून झील है, इसका मतलब कोल्लेरू झील के अंदर भी क्या है? जो पानी है वो समुद्र का है, और ये तट पर स्थित झील है ये। इसके अलावा यहाँ पर एक झील बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट लगाना चाहो लगा लेना, पुलिकट झील। कौन सी? पुलिकट झील। पुलिकट झील, ये पुलिकट झील है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ये तमिलनाडु की सीमा पर है। ये प्रश्न बार बार आया है, दोनों ऑप्शन में आए हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तमिलनाडु में लगभग इसका 84% हिस्सा है और आंध्र प्रदेश में, और बाकी का 16% हिस्सा हुआ तमिलनाडु में। तो ज्यादातर तो हिस्सा किस में है? आंध्र प्रदेश में। मान लीजिए कि बाई चांस सिर्फ आंध्र प्रदेश शब्द लिखा, यानी अलग अलग आ जाए, भाई आंध्र प्रदेश यानी स्टेट है, हर ऑप्शन के अंदर एक एक अलग अलग आ जाए, तो आपको आंध्र प्रदेश करना है। और यदि सीधा सीधा ये आ जाए कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, तब आपको यही करना है। दो झील आपकी ये हो गई, कौन सी? ये दोनों झीलें कौन सी आपकी? लेगून झील है। ये भी क्या है आपकी? लेगून झील है। तो लेगून झील में पहली तो चिल्का झील, दूसरी कोल्लेरू, और तीसरी पुलिकट। अब देखो लेगून झील दो और है केरल के अंदर। सुनो ध्यान से मेरी बात, पहले अपन बात करते हैं केरल की। किसकी? केरल की। भाई केरल, जैसे आप जाओगे इधर, ये इधर आप जाओगे तो यहाँ आपके आंध्र प्रदेश, यहाँ नीचे तमिलनाडु, इधर आपके केरल है। तो आप यहाँ ऊपर ओडिशा, ओडिशा में हमने चिल्का देख ली, आंध्र प्रदेश में प्योर में केरल, और इनकी बाउंड्री पर पुलिकट। आप इधर नीचे जाओगे केरल में, तो इधर आपके दो झीलें हैं। एक है जिसका नाम है वेम्बनाड झील।
क्या? बेम्बनाद, मैं थोड़ा साफ लिख लेता हूं, है ना, इतनी देर ही साफ लिखा तो थोड़ी देर और साफ लिख लेते हैं, है ना। बेम्बनाद झील, और एक है आपके अष्टमुदी झील। कौन सी? अष्टमुदी झील। ये दोनों झील है ना, बेम्बनाद और अष्टमुदी, ये दोनों झीलें केरल में है, और ये दोनों झील भी आपके लेगून झील है। क्या है? लेगून झील है। अब देखो लेगून झील में कौन सी हो गई? लेगून झील में चिल्का हो गई, पुलिकट हो गई, कोलेरू हो गई, बेम्बनाद हो गई और अष्टमुदी हो गई। लेकिन यहां केरल, केरल किस तट पर है? इधर केरल किस तट पर है? केरल है आपका पश्चिमी तट पर। किधर है? पश्चिमी तट पर। तो यानी पश्चिमी तट बोल दो या केरल बोल दो, पश्चिमी तट या केरल में यहां पर लेगून जिलों को कहा जाता कयाल। ये लाइन थोड़ी सी आपको याद रखनी है, ये मैं यहां पर नोट लगा के लिख देता हूं, वैसे किताब में लिखा हुआ भी है कि पश्चिमी तट, और पश्चिमी तट में भी जो झीलें हैं अपनी ये लेगून, वो है केरल। तो खास करके केरल भी यदि शब्द आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी इनमें जो लेगून झीलें हैं तो लेगून झील ही है, यानी इसमें भी पानी किसका है? समुद्र का या महासागर का है। तो पश्चिमी तट पर जो लेगून झीलें हैं उनको क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। तो मान लीजिए कि आपको ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी झीलें कयाल का उदाहरण है, तो फिर ये अष्टमुदी और आपके ये बेम्बनाद हो गई है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, चिल्का, पुलिकट, कोलेरू, अष्टमुदी और बेम्बनाद, जिसमें इनमें थोड़ा सा याद रखना इस शब्द को कि भाई ये भी पूछ सकता है कि कयाल क्या है, अगला लैंग्वेज के अंदर दे दे कि कयाल क्या है, तो फिर अपने दिक्कत हो जाती है। तो कयाल क्या है? कयाल इन लेगून जिलों को पश्चिमी तट पर कयाल कहा जाता है। और कयाल के उदाहरण कौन से हो गए? बेम्बनाद और अष्टमुदी, बेम्बनाद और अष्टमुदी हो गए, बेम्बनाद और अष्टमुदी हो गए। अब देखो केरल के अंदर ये दोनों झीलें ना, ये तो आपकी क्या हो गई? ये तो आपकी लेगून झील, यानी ये तो आपकी खारे पानी की झील हो गई। इसके अलावा केरल में झील और है, एक झील है जिसका नाम है पेरियार झील। क्या? पेरियार। देखो पेरियार के नाम से आपके क्या है? पेरियार के नाम से आपके झील भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है ना, और पेरियार के नाम से नदी भी है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, सब केरल में है ये। एक तो पेरियार और एक आपके है सस्थम कोट्टा, सस्थम कोट्टा। ये दोनों जो झील हैं ये भी केरल में है ये, लेकिन ये दोनों झीलें हैं ये मीठे पानी की झीलें हैं। ये दोनों झीलें क्या है? ये मीठे पानी की झीलें हैं। कौन कौन सी? पेरियार और सस्थम कोट्टा। तो केरल में 4 झील हो गई, बेम्बनाद और अष्टमुदी ये तो कयाल या लेगून झील है या खारे पानी की झील है, और इधर आपके ये पेरियार और सस्थम कोट्टा है, ये आपकी मीठे पानी की झील है। और ये आंध्र प्रदेश मैंने बता दिया, कोलेरू लेगून झील, पुलिकट लेगून झील। पुलिकट में खास करके याद रख लेना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पर है। यह आपके लेगून झील से संबंधित फैक्ट हैं, यहां से प्रश्न आता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है, इसलिए भाई थोड़ा सा इसको कोशिश करना याद करने की। क्लियर? आगे चलें। फिर देखो आते हैं अपन तमिलनाडु में, है ना। तमिलनाडु में ये भी थोड़ी सी याद कर लेना, तमिलनाडु की झीलें। और एक थोड़ा अटपटा सा नाम है चेम्बरकम, चेम्बरकबकम, है ना, चेम्बरकबकम। ये झील आपके कहां पर है? ये झील आपके तमिलनाडु में है ये, ठीक है ना। इसके अलावा एक कोडाई कोनाल है, कोडाई कोनाल है। ये दोनों जिले कहां पर है? ये दोनों जिले आपकी तमिलनाडु के अंदर है, चेम्बरकम और कोडाई कोनाल, चेम्बरकम और कोडाई कोनाल। बात क्लियर होगी। फिर उसके बाद में आपके एक झील है कर्नाटक के अंदर, बेलांदूर। कर्नाटक में एक झील है जिसका नाम है बेलांदूर झील, है ना। ये बार बार याद करोगे ना तो याद हो जाएंगे ये बेलांदूर झील। कौन सी? बेलांदूर झील। तो ये आपकी कर्नाटक में हो गई। फिर उसके बाद में आप आगे जाओगे, है ना, फिर आगे चलते हैं अपन, देखो इधर आगे सिक्किम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिक्किम के अंदर है चोलामू झील। क्या? चोलामू झील, चोलामू झील। चोलामू झील इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रख लेना भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है भाई? चोलामू झील है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील है। उसके बाद में एक झील बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है लोकटक। ये मणिपुर में एक झील है, इसको याद कर लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है ये, है ना, जितना हो सके उतना इंपॉर्टेंट लगाना। इस झील का नाम क्या है? लोकटक झील। क्या? लोकटक झील।
लोकटक झील, लोकटक झील है ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये पूर्वोत्तर भारत जान गए ना, है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, है ना, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब। तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अंदर देखो, एक बात थोड़ा इसको ऊपर लेता हूं मैं, यहां लिखा हूं मैं, इस लोकटक झील के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या? केबुल लामजाओ अभयारण्य। ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य है। ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य। अब इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये कि ये जो अभयारण्य है ये पूरा का पूरा इस झील के अंदर है। भाई अभयारण्य के अंदर, राष्ट्रीय उद्यानों में क्या होता है, वन और वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। तो वनस्पति, वन्य जीव वो जलीय भी तो है ना। तो जब जलीय जीव जंतु या जलीय वनस्पतियों का संरक्षण करें तो फिर जलीय क्षेत्र को अपन राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य घोषित करें। ठीक है, तो ये जो अभयारण्य है ये आपका इस लोकटक झील में बना हुआ है। ये तो यदि प्रश्न पूछ ले कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य, तो एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य वो है केबुल लामजाओ। कौन सा? केबुल लामजाओ। और है कौन सी झील में? वो लोकटक झील में। और लोकटक झील कहां है? मणिपुर में। ये पॉइंट याद रख लेना, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोकटक, इसको भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके बाद में अपने एक असम के अंदर, इधर ही आप चलोगे ना, असम में एक झील है जिसका नाम है चंपनाला झील। ये प्रश्न पूछा हुआ है, चंपनाला झील कहां है रे भाई? असम में। फिर बाद में आ जाओ तेलंगाना में, सागर के नाम से तेलंगाना में जैसे एक निजाम सागर है, निजाम सागर झील है, नागार्जुन सागर झील है, नागार्जुन सागर है, बस थोड़ा सा और। हाँ भाई ठीक है, तेलंगाना में। उसके बाद में हुसैन सागर झील है, हुसैन सागर झील है। ये देखो इधर, ये सागर सागर सागर, ये शब्द आ जाए। ये कुछ शब्द आपको क्या करने हैं, कुछ शब्द याद करने हैं कि भाई सागर, ताल, नाग, तभी आपके याद हो पाएंगे। तो ये सागर वाले जितने भी हैं, ठीक है ना, तो निजाम सागर हो गया, नागार्जुन सागर हो गया, हुसैन सागर हो गया, हिमायत सागर हो गया, एक आपके है हिमायत सागर झील, हिमायत है सागर झील। तो यहां भी सागर शब्द लगा हुआ है। तो सागर नाम से जो भी झीलें हैं, ओस्मान सागर झील, ओस्मान सागर झील, तो ये सागर के नाम से जितनी भी झीलें, ये आपकी झीलें हो गई। छोटा सा टॉपिक था, हमने कवर कर लिया, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर आगे क्लास में।